अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कट टू फिट में खुशामदीद। आज हम PSY 404 के लेक्चर नंबर 19 पर बात करेंगे। ये लेक्चर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के हवाले से है। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता क्या है, उसका क्राइटेरिया क्या है, किस उम्र में ये होता है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की जो मुख्तलिफ टाइप्स है उनका जिक्र करेंगे। इसके अलावा इस लेक्चर से जो सवालात या MCQs पेपर में आते रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और उसके साथ अगर आप हमारे ग्रुप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। शुरू करते हैं अपना लेक्चर। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेसिव कंपल्सिव जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है, इसके दो अहम फीचर हैं इस डिसऑर्डर के। सबसे पहला तो है ऑब्सेशन। ऑब्सेशन का मतलब ये होता है कि किसी भी ख्याल का, किसी भी सोच का, किसी भी इमेज का बार बार जहन में आना, ये होता है ऑब्सेशन। और ऑब्सेशन ये है कि कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं, उसके दौरान उस इमेज का आना, उस ख्याल का आना, ठीक है, और आप नहीं चाहते कि वो ख्याल आपके जहन में आए मगर वो आता है, तो ये है ऑब्सेशन। अब ऑब्सेशन के नतीजे में कंपल्शन होता है। ठीक है, कंपल्शन ये है कि वो ख्याल जब आता है तो उसके नतीजे में आप जो रिस्पॉन्स करवाते हैं वो है कंपल्शन। देखिए, ऑब्सेशन होता है तो उसके नतीजे में एनजाइटी बिल्ड होती है। उस एनजाइटी को कम करने के लिए जो शख्स है वो क्या करता है, कंपल्शन करता है, यानी रिएक्ट करता है। मैं आपको मिसाल दूं इसकी। देखिए, जैसे मैंने पहले बताया कि ऑब्सेशन किसी भी सूरत में हो सकता है, सोच की सूरत में हो सकता है, किसी को मारने पीटने की हर चीज़ हो सकती है, ठीक है, या इमेज कोई उसके जहन में बार बार आए। तो कोई भी ऐसा शख्स जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का शिकार है, वो किसी भी मीटिंग में बैठा है, किसी भी अहम काम में है, सोशली कोई अपने फ्रेंड में है, पीयर ग्रुप में है, उसके जहन में एकदम से सोच आएगी कि मिसाल दूँ जरासीम की। उसके जहन में सोच आएगी कि उसके हाथ पे जरासीम है, तो वो ये अपनी मीटिंग छोड़कर ये हो गया ऑब्सेशन कि उसके जहन में ये सोच आई। हालांकि वो एक मीटिंग में बैठा था, अपने दोस्तों के साथ बात कर रहा था, हंस रहा था, खेल रहा था, लेकिन एकदम उसके जहन में ये सोच आई। ये हो गया ऑब्सेशन। अब इस ऑब्सेशन के नतीजे में एनजाइटी बिल्ड होगी, और इस एनजाइटी को कम करने के लिए वो उठ के जाएगा, अपनी मीटिंग को छोड़ के उठ के जाएगा और अपने हाथ को धोएगा। ठीक है, अब ये शख्स, इसका खुद पे कंट्रोल नहीं होता। सबसे अहम बात यह है कि इसका खुद पे कंट्रोल नहीं होता। यानी ऑब्सेशन होता है, एक लोअर लेवल का होता है, तो वो ठीक है, लेकिन इसमें सबसे अहम बात यही है कि इस पे कंट्रोल नहीं होता। ये जाएगा ऑब्सेशन के नतीजे में कंपल्शन लाजमी करेगा। ठीक है, तो ये इसका था एक तरह से तारुफ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर क्या होता है क्या नहीं। अच्छा, ये अब ऑब्सेशन। ऑब्सेशंस आर रिकरेंट एंड persistent थॉट्स, अर्जेस, इमेजेस दैट आर एक्सपीरियंस्ड एज इंट्रूसिव एंड अनवांटेड। अब वही बात, ऑब्सेशन क्या है, बार बार सोच आती है, कोई भी इमेज आता है, अर्जेस आती हैं, ठीक है। और इंट्रूसिव का मतलब यही है कि आप कोई भी काम कर रहे हैं और वो बीच में घुस रहा है, वो सोच बीच में आ रही है, ठीक है। और अनवांटेड, आप नहीं चाहते कि वो सोच आपके जहन में आए, ठीक है। ये सारी बात मैं पहले आपको बता चुका। वेयर एज कंपल्शंस आर repetitive behavior or mental acts that an individual feels driven to perform in response to an obsession। वही बात है कि देखिए, ऑब्सेशन हो गया, ऑब्सेशन के नतीजे में ऑब्सेशन को कम करने के लिए जो है कंपल्शन होगा। कंपल्शन क्या है, वो एक्ट है जिसके नतीजे में आपका ऑब्सेशन कम होगा। तो ये हो गई इसकी तारीफ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की, और मैंने आपको बता दिया कि ये होता क्या है। अब चलते हैं इसकी मुख्तलिफ टाइप्स की तरफ। DSM ने इसकी मुख्तलिफ टाइप्स बताई हैं, जो कि हैं ये। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एक जनरल है। उसके बाद है, इसकी कैटेगरी में ही आता है बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर, होर्डिंग डिसऑर्डर, ट्राइकोटोमिनिया डिसऑर्डर, एक्सोक्रीशन डिसऑर्डर, सब्सटेंस मेडिकल इंड्यूस ऑब्सेसिव कंपल्सिव एंड रिलेटेड डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव एंड रिलेटेड डिसऑर्डर ड्यू टू अनदर मेडिकल कंडीशंस, और स्पेसिफाइड अनस्पेसिफाइड ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये टाइप्स आपको लाजमी पता होनी चाहिए, क्योंकि आपको देखें नाम नहीं पता हो गए तो इनकी सब टाइप, जैसे होर्डिंग डिसऑर्डर हो गया या बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर हो गया, ये पूछा जा सकता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, एक सवाल तो बन गया ये। अच्छा जी, उसके बाद है MCQs के हवाले से अहम बातें हैं कुछ। वो ये है कि DSM-4 जो TR था, उसमें ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एग्जिस्ट नहीं करता था। देखिए, मैं बताऊं, सबसे पहले होता है DSM-1 आया, फिर अपडेट हुआ DSM-1 TR आया, टेक्स्ट रिवीजन है TR का मतलब। उसके बाद आया 2, 3, 4, आजकल 5 और 5 TR चल रहा है। ठीक है, ये जो मैनुअल आपका बना हुआ है ये 5 का बना हुआ है, DSM-5 का। लेकिन 2022 में DSM-5 अपडेट हुआ और DSM-5 TR हो गया। ठीक है,
तो एमसीक्यूज है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर वाज प्लेस्ड अंडर एंजाइटी डिसऑर्डर। DSM-4 TR में ये नहीं था, और उससे पहले मतलब DSM-5 से पहले ये एंजाइटी डिसऑर्डर की कैटेगरी में फॉल करता था। उसके अलावा बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर वाज प्लेस्ड इन सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर अर्लियर, बट इट इज़ नाउ फॉल अंडर दिस कैटेगरी। देखिए हमने पढ़ा है इसकी सब कैटेगरी में बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर। बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर ये DSM-5 में इसका हिस्सा बना है ऑब्सेसिव कंपल्सिव का। उससे पहले बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर जो था ये सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर का हिस्सा था। तो सबसे अहम जो एमसीक्यूज है वो यही है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर वाज प्लेस्ड अंडर एंजाइटी डिसऑर्डर। ठीक है, DSM-4 TR में एंजाइटी डिसऑर्डर का हिस्सा था। उसके बाद है ये कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑब्सेशंस और कंपल्शंस। नाम से ही जाहिर है ऑब्सेसिव कंपल्सिव, शुरू में भी मैंने बताया इसके तारुफ में भी। तो जब ये तारुफ आपको अगर क्लियर हो गया तो आगे इसका सारा आसान है, मसला कोई नहीं। परसिस्टेंट एंड इंट्रूसिव इनफ टू क्वालिफाई फॉर द डायग्नोसिस। ठीक है, इसमें जैसे मैंने जोर डाला था कि ऑब्सेशंस हमें सबको होते हैं। हमें ये जहन में ख्याल आता है कि हमने ताला लगाया है या नहीं लगाया, लेकिन जो इस बीमारी का शिकार होगा वो उसको जो ऑब्सेशंस हैं वो परसिस्टेंट होंगे, मतलब मुसलसल आते रहेंगे। वो बार बार चेक करेगा ताला लगाया है नहीं लगाया, लगाया है, मतलब इसी काम में रहेगा वो। और इंट्रूसिव होना का मतलब ये है कि किसी भी काम में वो मसरूफ़ है और फिर बार बार ये सोच उसके जहन में आ रही है। दोबारा से वही बातें कर रहे हैं। ऑब्सेशंस आर इंट्रूसिव एंड रिकरिंग थॉट्स, इमेजेस और इम्पल्सिस दैट आर परसिस्टेंट एंड अनकंट्रोलेबल। देखिए ऑब्सेशंस मैंने बताया कि मुख्तलिफ तरह के हो सकते हैं, सोच भी हो सकती है, इमेज भी हो सकती है, इम्पल्शंस भी हो सकते हैं। ठीक है, अर्जीज भी हो सकती है, अर्जीज अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। उसके बाद है the most frequent form of obsessions include fears of contamination, sexual or aggressive impulses or urges, बॉडी प्रॉब्लम्स, रिलीजन्स और सिमेट्री और ऑर्डर। हाँ देखिए, ये दूसरा सवाल बन सकता है आपका 3 नंबर का, और आता भी रहा है ये कि ऑब्सेशंस किस तरह की हो सकती है। ऑब्सेशंस एक तो कंटेमिनेशंस की हो सकती है, जैसे मैंने मिसाल दी कि उसके हाथ पे जरासीम है या उसको उसके कपड़े ख़राब हो गए हैं, तो ये कंटेमिनेशन की ऑब्सेशंस हो सकती है। मतलब बार बार ये सोच आए कि उसके कपड़ों पे जरासीम है, हाथ गंदे हो गए हैं। उसके अलावा सेक्सुअल और एग्रेसिव इम्पल्सिव सेक्सुअल बिहेवियर अपनाता है, ये भी हो सकता है। किसी को मारने पीटने की हर चीज़ भी हो सकती हैं। बॉडी प्रॉब्लम हो सकती है। इस ऑब्सेशंस में ये सोचा जा सकता है कि उसके बॉडी में किसी किस्म का कोई डिफेक्ट है, हालांकि होता नहीं है, लेकिन उसके जहन में ये सोच आ रही होती है कि वो डिफेक्ट है, मतलब दूसरों से कमतर है। उसके अलावा रिलीजन के हवाले से है, वो ये सोच रहा होता है कि अच्छा मैं मेरा रिलीजन ख़राब हो गया, मैंने ये गलत बात कर दी है ये। तो उसके अलावा सिमेट्री और ऑर्डर सिमेट्री और ऑर्डर का ये है कि इसमें इस टाइप में जो शख्स होगा वो चीज़ों को अजीब से रखेगा। ठीक हो गया। उसके बाद इसके जनरल फीचर्स हैं। सबसे पहला तो जनरल फीचर्स यही होगा कि ऑब्सेशन होगा और इम्पल्शन होगा। उसके बाद है थॉट्स फेल्स टू बी इंट्रूसिव एंड अलाइन टू द पर्सन। इंट्रूसिव का मतलब ये होता है कि घुस आना, बार बार उस सोच का आना, उस ख्याल का आना। ऑफन टेक इन द फॉर्म ऑफ विशेस, इम्पल्सिस, इमेजेस, आइडियाज़। ठीक है, ऑब्सेशन यही जैसे मैंने बता दिया कि इमेजेस हो सकते हैं, कोई इमेज, कोई उस हादसा उसके साथ हुआ हो तो वो इमेज उसके जहन में बार बार आता हो, तो ये चीज़ें हैं सारी। परसुइंग क्लीनलीनेस एंड ऑर्डरलीनेस समटाइम थ्रू एलेबोरेट रिचुअल्स। इसमें यह है कि जो अपनी सफाई का ख्याल रखा जाए या किसी भी चीज़ को तरतीब से रखा जाए, वो रिचुअल्स, रिचुअल्स से का मतलब ये होता है कि अगर जो शख्स है उसने कोई काम पहले जिस तरतीब से किया, ठीक है, कोई भी चीज़ें उसने रखी है और तरतीब से रखी है, तो जिस तरतीब से उसने चीज़ें पहले रखी थी उसी तरतीब से दोबारा रखेगा, तीसरी बार भी, चौथी बार भी, मतलब जो उसका पैटर्न होगा ना वो बिल्कुल सेम होगा। रिचुअल का मतलब ये होता है। उसके बाद ये कंपल्शन बता रहा है वही है कि रिपीटेड बिहेवियर है, ऑब्सेशंस के नतीजे में जो बिहेवियर अपनाया जाता है वो कंपल्शन कहलाता है। अब अगर किसी को जर्म्स का ऑब्सेशन है तो वो हैंड वॉश करेगा, या अगर उसको कपड़ों पे जर्म्स का है तो कपड़े धोएगा। ठीक है, और अगर उसको जो है होर्डिंग डिसऑर्डर है तो वो चीज़ों को तरतीब से रखेगा। ठीक है, ऑर्डरिंग, बार बार चीज़ों को तरतीब से रखना शुरू हो जाएगा, यही करता रहेगा। उसके अलावा मेंटल एक्ट्स अपनाएगा, जैसे अगर किसी को रिलीजन का ऑब्सेशन है तो वो दुआ करेगा। ठीक है, काउंटिंग करेगा, चीज़ों को गिनता रहेगा। तो ये है ऑब्सेसिव कंपल्सिव। ये एमसीक्यूज है। मैनी पीपल विद ओसीडी परफॉर्म रिचुअल्स। रिचुअल्स मैंने पहले बताया कि जिस तरतीब में एक काम पहले किया गया
उसी तरतीब में वो काम दोबारा करेगा, तीसरी बार, चौथी बार, जब तक ऑब्सेशंस होंगे, और उसके नतीजे में जो कंपल्शन होगा उसका जो तरतीब होगी वो सेम होगी। ये होता है रिचुअल। उसके बाद एमसीक्यूज़ में है, एंजाइटी हैज़ अ मेजर रोल टू प्ले इन कंपल्शंस प्रोड्यूस्ड बाय ऑब्सेशंस। वो बात मैंने तारुफ में ही बता दी थी कि ऑब्सेशंस के नतीजे में एंजाइटी बिल्ड होती है, और उस एंजाइटी को कम करने के लिए कंपल्शंस की जाती है। तो आगे ये वही बात कर रहे थे, ऑब्सेशंस काज इंटेंस एंजाइटी। ऑब्सेशंस के नतीजे में एंजाइटी होती है, कंपल्शंस की जाती है कि एंजाइटी को कम किया जाए। बहुत इंपॉर्टेंट है आगे डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया। देखो, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में सबसे पहली चीज़ तो वही बीमारी होती है जो उसकी तारीफ में आपने लिखी होती है। ए क्राइटेरिया वही होगा। अब इसका जो क्राइटेरिया ए है वो देखे, प्रेजेंस ऑफ ऑब्सेशंस एंड कंपल्शन। तारीफ में यही है ना, ऑब्सेशन होंगे और कंपल्शन होगा। तो ए क्राइटेरिया हो गया इसका यही। अच्छा ठीक है, ए की सब जो क्राइटेरिया है वो यही है, रिकरेंट एंड परसिस्टेंट थॉट्स, अर्जेस, इमेजेस दैट आर एक्सपीरियंस्ड। ये वही तारीफ है ना सारी। ठीक है, तो क्राइटेरिया ए इंतहाई आसान हो गया। अच्छा, इसका क्राइटेरिया जो टू है वो ये है, इंडिविजुअल अटेम्प्ट टू इग्नोर और सप्रेस सच थॉट्स, अर्जेस, इमेजेस टू न्यूट्रलाइज देम सम थॉट्स और एक्शन। सादा लफ्ज़ों में मैंने लिख दिया है कि अटेम्प्ट सम बिहेवियर टू रिड्यूस ऑब्सेशन। मतलब क्राइटेरिया ए में यही है कि सबसे पहले ऑब्सेशन होगा और कंपल्शन होगा, और दूसरे में यह है कि वो उसको इग्नोर करने की कोशिश करेगा, लेकिन इग्नोर नहीं होगा। इग्नोर नहीं होगा तो फिर वो क्या करेगा, कोई एक्शन ही परफॉर्म करेगा या कंपल्शन करेगा। उसके बाद वो कंपल्शन की तारीफ बता रहा है। बारहा हम ये तारीफ़ कर चुके हैं कंपल्शन की तारीफ़, के ऑब्सेशन के नतीजे में जो रिस्पॉन्स होता है, किसी भी सूरत में हो, दुआ की सूरत में हो, काउंटिंग की, या रिपीटिंग वर्ड्स की सूरत में, तो ये जो है कंपल्शन होगा। क्राइटेरिया ए हो गया। क्राइटेरिया बी ये है कि टाइम कंज्यूमिंग हुआ। जाहिर सी बात है, ऑब्सेशन होगा, उसके नतीजे में वो हाथ धोएगा तो टाइम कंज्यूमिंग होगा। उसके अलावा एक आपको ट्रिक बता दूं, पहली ट्रिक तो मैंने आपको बता दी क्राइटेरिया की। क्राइटेरिया ए में हमेशा जो तारीफ होती है वो लिख दी जाती है। ठीक है, जैसे इसमें हमने देखा ऑब्सेशन और कंपल्शन होगा। ठीक है, और दूसरा जो इसकी ट्रिक है वो ये है कि हर एक में काज क्लिनिकली सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस और इम्पेयर्ड इन सोशल, ऑक्यूपेशनल और अदर इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ फंक्शनिंग। ये आप क्राइटेरिया सी में लिख सकते हैं, हर एक में लिख दे। किसी भी चीज़ का आपको अगर डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया पूछा जाए तो पहले में उसकी तारीफ, ठीक है, उसको थोड़ा सा चेंज करके लिख दे कि ये चीज़ें होती हैं उसमें। ठीक है, ये नहीं कि पूरी की पूरी तारीफ ही लिख दे, बल्कि उसमें बता दे कि ये जैसे ऑब्सेशन और कंपल्शन होता है। ठीक है, अब जो क्राइटेरिया सी हो गया उसमें ये चीज़ें लिख दे कि जो बीमारी होगी उसकी वजह से क्लिनिकली सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस होगा। ठीक है, उसको डिस्ट्रेस होगा, और जो उसकी सोशल जो होगी लाइफ वो डिस्टर्ब होगी, उसकी ऑक्यूपेशनल लाइफ डिस्टर्ब होगी, उसकी जॉब डिस्टर्ब होगी, और दूसरे एरियाज़ जो है उसके वो डिस्टर्ब होंगे। तो हर बीमारी, कोई भी बीमारी साइकोलॉजिकली है तो उसमें ये चीज़ें होती हैं, तभी तो उसको बीमारी कहते हैं, वरना बीमारी होगी ही नहीं वो। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया मस्ट है, हर एक में आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये कॉमन क्राइटेरिया है। अच्छा, ऑब्सेसिव कंपल्सिव सिम्टम्स आर नॉट एट्रीब्यूटेबल टू फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ दिस सब्सटेंस। ये भी आप लिख सकते हैं। और अनदर मेडिकल कंडीशन, मतलब आपने कोई दवाई ऐसी ली जिसके नतीजे में आपका कुछ इस तरह का बिहेवियर हो रहा है, ठीक है, जो कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव में आता है, लेकिन वो हो इस वजह से रहा है क्योंकि आपने कोई दवाई ऐसी ली है। ठीक है, तब हम ऑब्सेसिव कंपल्सिव नहीं कहेंगे। ठीक है, ये भी कॉमन क्राइटेरिया में आता है, इसको भी आप किसी भी सूरत में लिख सकते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव में लिख सकते हैं। ठीक है, एंजाइटी डिसऑर्डर में भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो बीमारी होती है वो साइकोलॉजिकल होनी चाहिए, फिजियोलॉजिकल या किसी मेडिकल का इफेक्ट उस पर नहीं होना चाहिए। बस ये इतना काफ़ी हो गया। अगर आपसे क्राइटेरिया पूछा जाता है, पेपर में आता है क्राइटेरिया, ठीक है, तो ये 3-4 चीज़ें लिख दें। ठीक है, काफ़ी हो गया। और एमसीक्यूज़ में भी यही पूछा जाता है जो मेन क्राइटेरिया है। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर। ठीक है, ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की एक टाइप है। इसमें होता ये है, एन इंडिविजुअल फील्स डिफेक्ट्स इन हिज और हर बॉडी। इसमें ये होता है कि देखें, जो शख्स होगा उसको ये लगेगा कि उसके जो बॉडी है या उसके फेस में ख़ास तौर पे कुछ ना कुछ कमी है, वो औरों से अच्छा नहीं है, मतलब, और मतलब जो है ना फेयर है, मतलब। ठीक है, तो डिफेक्ट्स उसको मालूम होंगे अपनी बॉडी में। ऐसा शख्स, ठीक है, हाँ, बार बार शीशे में देखेगा अपने आप को, आईने में देखेगा, उसको ये ख्याल आएगा बार बार कि उसकी बॉडी में किसी किस्म का डिफेक्ट है, और वो उठ के जाएगा अपनी मीटिंग्स को छोड़ के, सोशल गैदरिंग को छोड़ के, पीयर ग्रुप को छोड़ के, बार बार शीशे में देखेगा कि उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट है। ये जो है बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर, ये अमूमन औरतों में ज़्यादा होता है। वुमेन टेंड टू फोकस ऑन देयर स्किन, हेयर, हिप्स, ब्रेस्ट एंड लेग्स, व्हेयरएज मेन आर मोर लाइकली टू फोकस ऑन देयर हाइट,
पीनस साइज़ और बॉडी। अब इसमें कुछ वो है पार्ट्स। औरत जो है वो मुख्तलिफ़ चीज़ों के मुतालिक ज़्यादा सोचती है, जबकि जो मर्द है और वो उनके मुख्तलिफ़ क्राइटेरिया वो उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचता है कि उसकी हाइट कम है, ठीक है? और उसकी बॉडी जो है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो ये चीज़ें बार-बार सोचता है वो जो फ़र्द होता है। और ये देखिए ऑब्सेसिव कंपल्सिव की ही कैटेगरी में आता है, क्योंकि इसमें भी वही है कि बार-बार ऑब्सेशन होगा कि उसकी बॉडी में किसी किस्म का डिफेक्ट है। इन बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर द मोस्ट कॉमन कंपल्सिव बिहेवियर इंक्लूड चेकिंग देयर अपीयरेंस इन मिरर। हाँ ठीक है, वो यही बात बता रहा है दोबारा से कि इसमें होता यही है कि वो बार बार मिरर में अपने आप को देखता है, दूसरों से पूछता है कि यार मेरी हाइट ठीक है ना, मेरी हाइट ठीक है ना। तो ये मामला होते हैं। तो बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर ये है। अब इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ए वही होता है जैसे मैंने आपको बताया, उसकी जो तारीफ होती है। Preoccupations with one or more perceived defects or flaws in physical appearance that are not observable or appear slight to others। ठीक है, पहला वही है कि उसको डिफेक्ट्स मालूम होते हैं, हालांकि डिफेक्ट्स होते नहीं हैं, लेकिन उसके जहन में बस ये ख्याल आता है। देखें, जैसे पहले में मैंने ऑब्सेसिव कंपल्सिव के मेन में आपको बताया कि पहले में ऑब्सेशन होगा, ऑब्सेशन के नतीजे में जो बी क्राइटेरिया उसका क्या होगा, फिर कंपल्शन होगा। तो इसमें यही है, कंपल्शन इसमें क्या होगा कि वो बार बार मिरर में देखेगा, ठीक है। इसमें ऑब्सेशन ये है कि उसकी बॉडी में डिफेक्ट है, क्राइटेरिया ए हो गया। क्राइटेरिया बी में कंपल्शन आएगा, कंपल्शन में क्या होगा, वो बार बार मिरर में देखेगा, दूसरों से पूछेगा, अश्योर करवाएगा कि हाँ उसकी बॉडी ठीक है। उसके बाद वही बात आ गई क्राइटेरिया सी में, उसमें यही होगा कि क्लिनिकली सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस होगा, सोशल लाइफ उसकी डिस्टर्ब होगी, ऑक्यूपेशनल लाइफ उसकी डिस्टर्ब होगी, ये सारी बातें होंगी। अब इसमें जो डी क्राइटेरिया वो ये है कि देखें, बॉडी हम ओवरवेट हो सकती है किस वजह से, ईटिंग डिसऑर्डर की वजह से। तो अगर बॉडी में कोई डिफेक्ट है जो कि बज़ाहिर नज़र आता है ईटिंग डिसऑर्डर में, अगर वो कम खाएगा तो बिल्कुल स्किनी हो जाएगा, अगर ज़्यादा खाएगा तो ऑब्सेसिव हो जाएगा, ओबीस हो जाएगा, सॉरी। तो ये चीज़ें तो नज़र आती हैं। तो ये ईटिंग डिसऑर्डर में फ़ॉल कराएगी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव में नहीं कराएगी। ऑब्सेसिव जो बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर है उसमें मेन फीचर ही यही है कि किसी किस्म का डिफेक्ट नहीं होता, लेकिन उसके जहन में बस ये ख्याल आता है। उसके बाद ना इसके स्पेसिफाई होती हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव के भी हैं। स्पेसिफाई में सबसे गुड इंसाइट के यही है कि उसको ये बिलीव है कि ऐसा कुछ नहीं है, उसकी बॉडी बिल्कुल फिट है, उस मतलब ख्याल आता है, लेकिन वो रिजेक्ट कर देता है कि नहीं बॉडी मेरी बिल्कुल फिट है। पुअर इंसाइट में जो है वो थोड़ा सा कम होगा, वो कहेगा हाँ शायद मेरी बॉडी में कोई डिफेक्ट है। जबकि जो एब्सेंट होगा इंसाइट, उसमें ये होगा कि वो कहेगा कि हाँ मेरी बॉडी में कोई ना कोई डिफेक्ट है। हालांकि ये बात याद रहे कि उसकी बॉडी में जो ये शिकार है ऑब्सेसिव का, कोई किसी किस्म का डिफेक्ट होता नहीं है, नहीं होता किसी किस्म का डिफेक्ट, लेकिन बस ये ख्याल आता है। और इस ख्याल पे अगर वो कहते हैं कि नहीं मेरी बॉडी बिल्कुल फिट है, तो गुड इंसाइट होगी। अगर वो कहते हैं हाँ हो सकता है यार हो, तो पुअर इंसाइट होगी। अगर वो कहते हैं कि हाँ ये बिल्कुल ठीक बात है, मेरी बॉडी में डिफेक्ट है, तब एब्सेंट होगा। उसके बाद अगली इसकी टाइप है होर्डिंग डिसऑर्डर की। ऑब्सेसिव कंपल्सिव की ही टाइप है ये होर्डिंग डिसऑर्डर। होर्डिंग डिसऑर्डर में क्या होता है, सेविंग और स्टोरिंग यूजलेस थिंग्स विद बिलीव दैट दे आर इंपॉर्टेंट एंड विल बी यूज्ड। बस होर्डिंग डिसऑर्डर में ये है कि वो चीज़ें जमा करके रखता है और ये ख्याल करता है कि ये काम की चीज़ है, ये चीज़ काम आ सकती है और ज़रूरत पड़ने पर उसकी इसका ज़रूरत पड़ेगी। अब होर्डिंग डिसऑर्डर में क्या-क्या चीज़ें वो जमा कर सकता है, कपड़े के टुकड़े हो सकते हैं, कोई भी टूल हो सकता है, एंटीक्स चीज़ें, और किन चीज़ों के साथ, बोतल के साथ, बोतल के ढक्कनों के साथ, सैंडविच रैप्स के साथ, मतलब मामूली सी चीज़ें। अब ये देखिए बोतल का ढक्कन, क्या वर्थ है उसकी? कोई नहीं, लेकिन वो सँभाल कर रखता है और इस कदर एक्सट्रीम होता है कि अगर उसकी ये चीज़ें ना मिले तो मरने-मारने को तैयार हो जाता है। तो ये होर्डिंग डिसऑर्डर में आता है। पीपल विद होर्डिंग डिसऑर्डर आर एक्सट्रीमली अटैच्ड टू देयर पोजेशंस, दे आर वेरी रेजिलिएंट टू अफोर्ड। बस वही बात है कि अगर ये चीज़ें उसे ना मिले या कोई ये चीज़ें उससे दूर करने की कोशिश करे तो वो मरने-मारने को तैयार हो जाता है। ये लीजिए डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, वही बातें हैं सारी जो मैं पहले बता चुका हूँ कि सबसे पहले ए क्राइटेरिया में वही होता है कि पोजेशंस रिगार्डलेस ऑफ देयर एक्चुअल वैल्यू, चीज़ों को जमा करके रखता है हालांकि उसकी वैल्यू नहीं होती, वही तारीफ हो गई ना। जबकि बी में क्या है, डेफिनेटली ड्यू टू परसीव्ड नीड टू सेव एटम, डिस्ट्रेस एसोसिएटेड विद डिस्कार्डिंग देम, वही है उसके रिचुअल्स या जो उसका जो है बिहेवियर बी में आ गई बात कि उसके साथ इतना अटैच हो जाता है कि उसको डिस्ट्रेस होता है अगर उससे वो दूर हो जाए तो। उसके बाद जो है सी में यही है कि वो चीज़ें जमा करता रहता है और उसके जो लिविंग एरिया है वो इस कदर भर जाता है कि बस जगह ही नहीं होती फिर उसके रहने के लिए भी। तो ये सारे मामलात होते हैं और वही बात आ गई डी में, और जो कॉमन मैंने फीचर बताया था क्लिनिकली सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस, तो इसकी वजह से भी उसको डिस्ट्रेस होगा, क्लिनिकली भी होगा, ऑक्यूपेशनल भी होगा,
तो ये कॉमन है, ये आप सब में लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया जो ये ई है वो भी कॉमन है। अनदर मेडिकल कंडीशंस की वजह से ना हो, उसके सर पे कोई चोट लगी है या सेरिब्रोवास्कुलर डिजीज़ हो गया उसको, मतलब किसी और बीमारी की वजह से ना हो, प्योर साइकोलॉजिकल रीज़न हो, ठीक है। उसके बाद वही स्पेसिफाई है, इसके स्पेसिफायर हैं। स्पेसिफाई हमने करना होता है कि एक्सेसिव एक्विजिशन, इस कदर चीज़ों को वो जमा करके रखता है या जमा करता रहता है, उठाता रहता है कि जगह नहीं बचती, ठीक है। और उसके बाद बाकी वही 3 है कि फेयर इनसाइट है, पुअर इनसाइट है, और जो है हाँ एब्सेंट है इनसाइट। तो फेयर इनसाइड में वही है कि उसको पता है कि यार ये जो मैं कर रहा हूँ ये चीज़ें किसी काम की नहीं है, ठीक है, और प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी मेरे लिए। पुअर इनसाइड में ये है कि वो कहेगा कि नहीं हो सकता ये मेरे काम आ जाए, मैं रख लेता हूँ। मगर इस कदर एक्सट्रीम नहीं होता कि अगर उसकी चीज़ें कोई छीन ले या हटा दें तो मरने मारने को तैयार नहीं होता। एब्सेंट इनसाइड में यही होता है कि उसको ये पता है, वो कहता है कि ये जो चीज़ें मैं जमा कर रहा हूँ ये लाजमी तौर पे मेरे काम आएंगी, और जमा करता रहता है यहाँ तक कि उसके अपने रहने के लिए जगह नहीं बचती। और अगर उससे ये चीज़ें दूर करने की कोशिश की जाए या उसको बताया जाए कि ये चीज़ें जो है बेकार हैं, तो वो मरने मारने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये है एब्सेंट इनसाइड। तो अगर ये वीडियोस पसंद आई है, अच्छा हाँ, इस लेक्चर से जो सवालात बन सकते हैं, एक तो तारीफ़ बन सकती है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स की जो टाइप्स हैं, होर्डिंग डिसऑर्डर, ट्राइकोटोमिनिया डिसऑर्डर्स, हेयर पुलिंग डिसऑर्डर, बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर्स, ये इसकी टाइप्स पूछी जा सकती हैं। उसके अलावा इसकी टाइप्स अलग अलग से एक सवाल बन सकता है, जैसे होर्डिंग डिसऑर्डर की तारीफ पूछी जा सकती है, बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर की तारीफ पूछी जा सकती है, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया पूछा जा सकता है जिसकी मैंने ट्रिक्स आपको बता दी है। तो अगर ये वीडियो पसंद आई है लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि अगली लेक्चर्स भी आपको बर वक्त मिलते रहें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज़।